बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, पहले ही बता दे रहा हूं। बैक बॉन्डिंग ये पी ब्लॉक में आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन यहां पर सवाल पूछा गया तो हम लोग पढ़ेंगे। बैक बॉन्डिंग एनसीईआरटी में यहां नहीं है, ये केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में एनसीईआरटी में बैक बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, नहीं तो बच्चे कहेंगे लो बिना एनसीईआरटी के बाहर का आपने क्यों पढ़ाया। एनसीईआरटी में ये पी ब्लॉक में दिया है, अब ये नहीं लिख रहा हूं, वो भी थोड़ा सा, ये नहीं लिख रहा हूं लेकिन वो भी थोड़ा सा, ये भी समझ, पी ब्लॉक में दिया है वो भी थोड़ा सा दिया है, ज़्यादा दिया भी नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं। बैक बॉन्डिंग के लिए क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या क्या कंडीशन है। देखो सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये समझो कि बैक बॉन्डिंग करने के लिए जिन दो एटम के बीच बैक बॉन्डिंग हो उसमें से कम एक एटम पीरियड 2 का हो। फॉर बैक बॉन्डिंग 1 एटम मस्ट बी ऑफ पीरियड 2, जिन दो एटम के बीच बॉन्ड बने उसमें से एक पीरियड 2 का होना ही चाहिए। तो हम लिख देते हैं फॉर बैक बॉन्डिंग 1 एटम मस्ट बिलोंग टू पीरियड 2, पीरियड 2 का होना चाहिए। पीरियड 2 मतलब समझ रहे हैं क्या बच्चों, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसका होना ही चाहिए तभी बैक बॉन्डिंग होगी। पीरियड 2 का नहीं हुआ तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ध्यान रखना भाई। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, दूसरा वाला एटम जैसे पीरियड 2 का एक है और दूसरा भी पीरियड 2 का हो तो उसके बीच बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। एक पीरियड 2 का है, एक पीरियड 3 का है तो कमजोर हो जाएगी। जैसे जैसे पीरियड का डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ घट जाएगी। जैसे जैसे पीरियड का डिफरेंस इंक्रीज होगा वैसे बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम होगी, बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम होगी। जैसे जैसे पीरियड का डिफरेंस बढ़ेगा बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ घटेगी। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब मान लो पीरियड 2 और पीरियड 2 के बीच बैक बॉन्ड बन रहा है, पीरियड 2 के बीच एक तो बैक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। वो ज्यादा तगड़ा होगा पीरियड 2 पीरियड 3 वाले से, और वो तगड़ा होगा पीरियड 2 पीरियड 4 वाले से, और पीरियड 5 तक तो बहुत ही नेग्लेजिबल हो जाता है। तो बात समझ रहे हो, क्योंकि एक तो पीरियड 2 का होना ही चाहिए, तो पीरियड 2 और पीरियड 2 वाला होगा तो तगड़ा, पीरियड 2 पीरियड 3 वाला होगा तो कमजोर थोड़ा, पीरियड 2 पीरियड 4 वाला होगा तो और कमजोर। क्या यहां तक बात क्लियर हुई, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आओ अगला पॉइंट सुनते हैं, दिखाते हैं बैक बॉन्डिंग, जो सबसे आसान सा बैक बॉन्डिंग हमारे सिलेबस में है, सबसे बेसिक वाला। देखो BF3, देखो BF3 अगर हम बनाएं तो बच्चों ऐसा बनता है BF3, है ना, ऐसा होता है। कहा जाता है B और F के बीच सिंगल बॉन्ड, तो BF3 का सिंगल बॉन्ड एक्सपेक्टेड सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है, मतलब हम जितनी उम्मीद कर रहे हैं इसका सिंगल बॉन्ड कितना बड़ा होना चाहिए उससे छोटा होता है, ठीक है। देखना क्यों, पहले लिख लेते हैं। BF बॉन्ड इज स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड, BF बॉन्ड एक्सपेक्टेड से छोटा होता है। अब सुनना ऐसा क्यों होता है ध्यान से। एक्चुअली आप देखो बच्चों, बोरॉन जो होता है 1s2 2s2 और 2p1 होता है बोरॉन। तो बोरॉन को जो मैं लिखूंगा ग्राउंड स्टेट तो ऐसा आएगा, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको अच्छे से, आप समझ गए होगे अभी तक। ये देखो ये 2p1 हुआ ऐसा। अब ये बोरॉन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, हम लोग बात कर चुके हैं। अगर मैं बोरॉन के एक्साइटेड स्टेट पर आऊंगा तो देखो क्या होगा, बोरॉन के एक्साइटेड स्टेट पर ये जंप करके यहाँ जाएगा, ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पर आप देखो 3 फ्लोरीन आएंगे, फ्लोरीन बॉन्ड बना लेगा, देखो तीनों फ्लोरीन में बना दे रहा हूँ, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, बॉन्ड बन गया। अभी भी देखो ये ऑर्बिटल क्या है, खाली, ये ऑर्बिटल कैसा है, खाली, एम्प्टी ऑर्बिटल। खाली ऑर्बिटल की बच्चों एनर्जी हाई होती है, स्टेबिलिटी कम होती है, ये खाली है। अब मेरी बात को सुनना, ये खाली है और सुनो, अब मैं फ्लोरीन बना रहा हूँ बच्चों, जरा ध्यान दो। फ्लोरीन बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा 2s2 और 2p5, ये देखो ये फ्लोरीन बनाया, 2s2 है और 2p क्या है 5, 2s2 2p5। तो बच्चों ये देखो, ये तो फ्लोरीन ने जाकर के बॉन्ड बना लिया होगा। ये फ्लोरीन में इतने सारे लोन पेयर भरे हुए ऑर्बिटल है ना, ये कौन से ऑर्बिटल है फ्लोरीन के, फील्ड ऑर्बिटल। कैसे हैं, फील्ड, भरे हुए। यही बात समझ लो,
फ्लोरीन के जो फील्ड ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग का मतलब ये होता है भरा हुआ ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर हो, मतलब इलेक्ट्रॉन भरे हुए हो, वो जा करके खाली पर ओवरलैप कर जाए, इसी को कहते हैं बैक बॉन्डिंग। भरा हुआ ऑर्बिटल बच्चों कहाँ चला जाए, खाली पर ओवरलैप कर जाए, भरा वाला है ना, खाली पर। अब देखो कैसे, ये भरा हुआ ऑर्बिटल है तो ऐसे देखो, हर फ्लोरीन के पास मैं बना रहा हूं ऐसे भरा भरा का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, हर फ्लोरीन के पास ऐसा भरा हुआ ऑर्बिटल होगा, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना बच्चों, समझ पा रहे हो? हाँ, ये देखो भरा हुआ। और बताओ, बोरॉन के पास एक खाली नहीं दिख रहा है, ये देखो बोरॉन के पास ये खाली ऑर्बिटल नहीं है, तो ये भरा हुआ इस खाली के साथ ओवरलैपिंग कर लेता है। भरा हुआ ऑर्बिटल फ्लोरीन का खाली के साथ ओवरलैपिंग कर लेता है। तो जब ओवरलैपिंग करेगा बच्चों, तो आप देखो यहाँ सिंगल पहले साइड डबल नहीं बन जाएगा, हल्का डबल कैरेक्टर। अब ये ओवरलैपिंग हो सकता है ये वाला फ्लोरीन कर रहा हो सकता है ये वाला कर रहा हो सकता है ये, तीनों में से कोई भी कर सकता है। इसलिए जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा बच्चों BF3 का, तो देखो ऐसा कुछ बनाऊंगा, देखो इस तरीके से कुछ बनाऊंगा, एक मिनट, देखो ए बी एफ एफ और एफ, ये मैंने बनाया। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, इस पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, है ना, इस पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस पर भी। क्यों पार्शियल डॉट डॉट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये बैक बॉन्ड पता नहीं किसके साथ बना होगा, इसके साथ या इसके साथ, या हम तीनों मान लेते हैं। तो आपको मालूम है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है। तो ये डबल बॉन्ड छोटा हो जाएगा, ये सिंगल हम मान रहे थे लेकिन ये डबल है, डबल की लेंथ कम होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे डबल बॉन्ड इज स्मॉलर देन बच्चों सिंगल, डबल बॉन्ड इज स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड, इसलिए छोटा हो जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग में हमने क्या सीखा, भरा हुआ ऑर्बिटल खाली ऑर्बिटल पर आकर ओवरलैप करता है, इसी को हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। भरा हुआ ऑर्बिटल खाली ऑर्बिटल पर आकर के ओवरलैप करता है। तो मैं इस बात को लिखता हूं जरा, हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग इज बैक बॉन्डिंग इज ओवरलैपिंग ऑफ filled orbital over empty orbital, filled orbital over empty orbital, भरे हुए ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग खाली ऑर्बिटल पर होती है, दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बैक बॉन्डिंग करता क्या क्या है, अब हम लोग ये भी बात लिख लेते हैं यहाँ। बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये याद रखना। अगला पॉइंट, बैक बॉन्डिंग की वजह से इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, डिक्रीजेज बॉन्ड लेंथ, अभी देखा था सिंगल वाला डबल हो गया, डिक्रीजेज बॉन्ड लेंथ घट जाता है बैक बॉन्डिंग की वजह से, बॉन्ड लेंथ घट गया। और अगला क्या होता है, इंक्रीजेज बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी को बढ़ा देता है बैक बॉन्डिंग। अगला पॉइंट बता दें क्या होता है, अफेक्ट, अब ये आपको पी ब्लॉक में समझ में आएगा, अफेक्ट बॉन्ड एंगल को भी अफेक्ट कर सकता है बैक बॉन्डिंग। और बता दें अफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो, हाइब्रिडाइजेशन को भी अफेक्ट करेगा। मतलब पूछा जाए बैक बॉन्डिंग क्या क्या कर सकता है, तो बैक बॉन्डिंग ये सब कर सकता है। ये तीनों तो एकदम सीधा यही दिखेगा हमें, लेकिन ये आपको पी ब्लॉक में बताया जाता है। अभी यहाँ बता सकते हैं लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर पी ब्लॉक में ही पढ़ोगे, वैसे भी यहाँ एनसीईआरटी में नहीं है ना, तो पी ब्लॉक में ही आएगा। अब आओ एक जो आपने BF3 BCl3 BBr3 ये सब पढ़े हो, जरा एक छोटा सा सवाल इस पे करते हैं। देखो हाँ, ये क्या हुआ भाई, देखो पीछे नहीं, चलो बच्चों एक सवाल इसमें देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन ये आता है, ऑर्डर ऑफ, आपके बुकलेट में सवाल होगा, लुईस एसिड कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर इन फॉलोइंग, निम्नलिखित में लुईस एसिड कैरेक्टर बताओ। BF3 BCl3 BBr3 और BI3 इनमें कहते हैं, ऐसे पूछेंगे। तो आप एक बात तो क्लियर समझ लो कि यहाँ पर बच्चों आंसर जब हम लिखेंगे तो बोरॉन किस पीरियड का है, पीरियड 2। एक मिनट, हाँ देखो बोरॉन पीरियड 2 का है बच्चों। एम्प्टी वाला स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग क्या मतलब बेटा, एम्प्टी वाला स्ट्रांग क्या होता है, स्ट्रांग का मतलब क्या है, एम्प्टी वाला स्ट्रांग होगा, इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकला बेटा।
बोरॉन पीरियड 2 का है, फ्लोरीन पीरियड 2 का है, क्लोरीन क्लोरीन किस पीरियड का है भाई, 3 का है पीरियड, ब्रोमीन किस पीरियड का है, पीरियड 4 का है, और आयोडीन किस पीरियड का है, पीरियड 5 का है। अभी अभी मैंने कहा पीरियड 2 की बॉन्ड बहुत तगड़ा होगा, इनका बॉन्ड क्या होगा, बहुत तगड़ा होगा, ठीक है। एम्प्टी वाला स्ट्रांग होगा, अरे तुम पूछ क्या रहे हो बेटा, एम्प्टी वाला स्ट्रांग होगा ये क्या मतलब है, ये इसका कहाँ हमने लिखा एम्प्टी वाला स्ट्रांग होगा, कहाँ लिखा मैंने एम्प्टी वाला स्ट्रांग, हमने ये सेंटेंस कब बोला कि एम्प्टी वाला स्ट्रांग होगा, है ये सेंटेंस मैंने कब बोला कि एम्प्टी वाला स्ट्रांग होगा, खाली वाला स्ट्रांग इसका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ और सुन लियो लग रहा तुम, है। चलो आओ यहाँ आओ, देखो अभी मैंने कहा है कि पीरियड टू का बॉन्ड बहुत तगड़ा बनेगा बच्चों, पीरियड टू वाला। अब सोचो इनमें बैक बॉन्डिंग होगी, अच्छा अब यहां से जरा ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को, अगर बैक बॉन्डिंग हो गई तो ये खाली वाले ऑर्बिटल में बॉन्डिंग हो गई ना, यानी खाली वाला ऑर्बिटल अब पूरा खाली तो बचा नहीं क्योंकि इसमें बॉन्डिंग हो गई है, तो अगर बैक बॉन्डिंग हो गई तो खाली वाले ऑर्बिटल में खाली बॉन्ड बचा नहीं, खाली कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो इसलिए इसमें आप देखोगे तो खाली बी के पास खाली ऑर्बिटल बचा ही नहीं है, क्यों नहीं बचा है भाई, क्योंकि उसमें बैक बॉन्ड बन चुका है। तो हम इसमें पहले तो आपको ये बता दें, लुईस एसिड कैरेक्टर का मतलब, ये वैसे मैं बता चुका हूं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाते समय, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूं, लुईस एसिड मतलब क्या होता है। लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो लुईस एसिड है। तो अब बताइए जरा, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन वही तो लेगा जिसके पास रखने की जगह हो। तो अब यहाँ पे तो ये बैक बॉन्डिंग कर चुका है तगड़ी, तो ले ही नहीं पाएगा। इनमें पीरियड 3 हल्की फुल्की बैक बॉन्डिंग, पीरियड 4 थोड़ी बहुत हल्की बैक बॉन्डिंग, पीरियड 5 में बैक बॉन्डिंग है ही नहीं। तो जब बैक बॉन्डिंग ही नहीं है यानी बोरॉन के पास खाली ऑर्बिटल बचा हुआ है, और खाली अगर बचा है तो ले सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर। फिर से अगर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो खाली ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए नहीं रहेगा। यहां लिख देते हैं आपकी एकदम साधारण लैंग्वेज में, अगर बैक बॉन्डिंग होगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, तो एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो लुईस एसिड कहां से बनेगा, है कि नहीं। तो ये बैक बॉन्डिंग कर ले रहा है, पीरियड 2 पीरियड 2 पीरियड 2 पीरियड 3 पीरियड 2 पीरियड 4 पीरियड 2 पीरियड 5, तो यानी बैक बॉन्डिंग पीरियड 5 वाले में होगी नहीं, यानी लुईस एसिड कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए बच्चों। अगर आप बात समझ गए हैं तो लुईस एसिड कैरेक्टर का ऑर्डर लिखिए, तो मैं समझ जाऊंगा आप क्या समझ पाए हैं, कुछ समझ पाए हैं कि ऐसे ही हवा हवाई है? लिखिए जल्दी लिखिए, हाँ लिख ही नहीं रहे हो तुम लोग, आवाज आ रही है, जल्दी लिखो क्या समझ पाए हो, तब तो आगे बात बताएं। BI3 BBR3 BCl3 BF3, बिल्कुल सही लिखा साजिद, बहुत बढ़िया। BI3 4 3 2 1, हाँ बहुत बढ़िया। BF3 सबसे, BF3 सबसे, BI3 सबसे कम, हाँ बिल्कुल समझ गए, यानी बात, यानी सबसे ज्यादा क्या होगा बच्चों, BI3, फिर BBR3, फिर BCl3, फिर BF3, क्योंकि जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होता जाएगा लुईस एसिड का कैरेक्टर उतना घटता चला जाएगा, बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा लुईस एसिड कैरेक्टर घटेगा। क्या ये कुछ समझ में आ गई बात मेरी, क्या ये बात समझ में आ गई कुछ, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म पूरा, बहुत बड़ा चैप्टर, करीब 1 महीने से हम लोग एक महीने अगर हम अल्टरनेट गिने तो 1 महीने तो हो ही गए, 12 14 15 लेक्चर लग गए इसमें। सबसे बड़ा चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री का, सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला चैप्टर आज खत्म हो गया, जिसमें खत्म तो आधा घंटा पहले ही हो गया था, क्योंकि ये बात तो आपको अगले चैप्टर में पढ़नी है, लेकिन मैंने यहाँ जानबूझ के पढ़ाया है क्योंकि यहाँ भी सवाल बनता है। तो पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब आपको, आपके पास क्या है मेन काम, सबसे पहला काम, इक्वेटोरियल शेप क्या, इक्विलैटरल शेप क्या होता है, इक्विलैटरल, ये कहाँ लिखा बेटा इक्विलैटरल शेप, ये मैथमेटिक्स है, इक्विलैटरल कोई शेप फिलहाल नहीं है। PYQ में था, आप सवाल भेज दीजिए, सवाल आप ग्रुप पे भेजिए, मैं चेक करता हूँ, इक्विलैटरल जैसा कोई शेप नहीं होगा। अब स्टार्ट करेंगे बेटा GOC, अब जियो, क्योंकि अब ऑर्गेनिक शुरू कर लिया जाए, ऑर्गेनिक में टाइम लगता है और कठिन भी है, तो आप शुरू कर लेंगे तभी अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आप एक बात को ध्यान से समझिए, इस चैप्टर में पहले तो CRQ और DPP में सारे नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम सभी करूंगा, PYQ जितने हैं वो भी मैं करूंगा, PYQ भी करूंगा, NCERT एग्जाम्पलर, मिसलेनियस और एसर्शन रीजन ये भी आपके पास है ना, बुकलेट में मैंने सब दे रखा। मिसलेनियस सवाल करीब 300-400 सवाल है इस बुकलेट में, और सब कर लोगे ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, इतना ही आएगा, क्योंकि सब टाइप के सवाल दिए हैं मैंने। तो आप सब कुछ कर लीजिएगा, बाद में फिर लेक्चर देखना हो, बिल्कुल देखना होगा बेटा। तो मैं क्या करता हूँ, कल
पहले इनऑर्गेनिक कराइए। इनऑर्गेनिक बेटा रटने वाली चीज है। अभी अभी इनऑर्गेनिक करा के क्या करेंगे? अगर आप इनऑर्गेनिक कराते हैं तो मैं भेज दूंगा, इनऑर्गेनिक कराते हैं तो मैं सर को भेज दूंगा, करा दूंगा, ठीक है ना। देखता हूँ इनऑर्गेनिक ही करा दूंगा, जीओसी दे, चलिए वो देख लेंगे हमें क्या कराना है। हमें आप समझो, आपसे ज्यादा मुझे मालूम है कि आपको क्या जरूरी है ना, क्योंकि हम कई साल से पढ़ा रहे हैं, 10-15 साल, और आप में से 1 साल 2 साल से ही तैयारी कर रहे हो, तो यानी आपको उतना अच्छा नहीं मालूम जितना मुझे मालूम है, ठीक है। तो हमारे ऊपर छोड़िए, आपकी भलाई हम आपसे ज्यादा जानेंगे। क्या पढ़ाना है, जो भी पढ़ाना है पढ़ना है आपको, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात आपको ये ध्यान सुनिए, परसों जब मेरी क्लास होगी सीआरक्यू डीपीपी और प्रीवियस ईयर के सवाल सब लोग करके ही बैठेंगे, इतने मैं कराऊंगा। इसके बाद जीओसी शुरू करूंगा, और जब जीओसी शुरू हो जाएगा तब तक आप लोग एसर्शन रीजन, मिसलेनियस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये सब कर डालिएगा। वो भी एक दिन क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस कर दूंगा आपके लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब आज का कार्यक्रम समाप्त किया जाए, क्योंकि अब आज चैप्टर खत्म हो गया। अब आपको सवाल करने हैं पूरा जा करके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टर्न पे नए सवाल सारे डिस्कस करते हुए, और उसी बीच में बेटा हम रिकॉर्डिंग करके आपको, हाँ, एनसीईआरटी रीडिंग भी करा देंगे, ये इस बार ये भी करा देंगे, लेकिन इतना जल्दी कराएंगे बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी आप रीडिंग करके बैठना। मुझे पता है एनसीईआरटी मैंने सैकड़ों बार पढ़ी है, तो मुझे मालूम है कि क्या है उसमें, तो मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना है, तो आपको एक बार पढ़ के बैठना है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में है बच्चों, सब कुछ मैं बता चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ। तो आप जब करके बैठोगे तो अच्छे से आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चला जाए, नेक्स्ट टाइम पे मिला जाए, क्यों? अगले टाइम पे मिलते हैं, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच। चलो बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, एनसीईआरटी की सबसे बड़ी यूनिट। और इसमें पहला जो चैप्टर हमारा है दैट इज द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन हम बाद मिलेंगे, ठीक है। अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में सबसे पहली बात हमने सीखी फूड के बारे में, कि खाने की जरूरत क्यों है, सुबह दोपहर शाम हम क्यों खाना ठूसते हैं, खाने में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कौन से मेजर कंपोनेंट है, कौन से माइनर कंपोनेंट, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि डाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, हमने ये पढ़ा कि डाइजेशन क्या होता है, हमने पढ़ा डाइजेशन कैसे होता है और डाइजेशन कहाँ होता है। तो डाइजेशन